नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने कारखाना अधिनियम के संबंध में ऐतिहासिक जो जानकारी थी, यानी कि कारखाना अधिनियम कब प्रारंभ हुआ और उसके प्रारंभ होने से पहले भारत में कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां संपन्न हुई जिनके आधार पर कारखाना अधिनियम 1948 का सूत्रपात हुआ। आज हम कारखाना अधिनियम के जो मूल उद्देश्य थे उनके संबंध में चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त हम ये जानेंगे कि इस अधिनियम का विस्तार कहाँ तक है, अर्थात ये संपूर्ण भारत में कहाँ कहाँ लागू होता है। और इसके अतिरिक्त हम ये भी जानेंगे कि कारखाना अधिनियम के अंतर्गत कारखाना या फैक्ट्री जो है उसका क्या अर्थ है, या मीनिंग ऑफ फैक्ट्री है, उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे आपको। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कारखाना अधिनियम के उद्देश्यों से। सबसे पहला जो उद्देश्य है वह है कि कारखाने में काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनके संबंध में भारत में जो कानून प्रचलित थे उन कानूनों को सुदृढ़ करना और उनमें आवश्यकता अनुसार संशोधन करना। तो सबसे पहला उद्देश्य इस अधिनियम को बनाने का यह था कि जो कारखानों में काम करने वाले श्रमिक हैं उनसे संबंधित जो कानून हैं जिससे उनके हितों की रक्षा होती है उनको किस प्रकार से सुदृढ़ किया जाए, उनको किस प्रकार से समन्वित किया जाए, यह इसका पहला उद्देश्य था। इसके बाद बारी आती है अगले उद्देश्य की। अगला जो उद्देश्य है वह यह है कि किस प्रकार से श्रमिकों द्वारा किए जाने वाले परिश्रम अथवा श्रमिकों द्वारा किए जाने वाला जो कार्य है उसको किस प्रकार से संरक्षित किया जा सके अथवा उसकी उपयोगिता में अभिवृद्धि की जा सके। तीसरा उद्देश्य है श्रमिकों को कारखानों में अच्छी कार्य दशाएं उपलब्ध करवाना। यहाँ अच्छी कार्य दशाओं का मतलब है स्वास्थ्यप्रद कार्य दशाएं, यानी कि जहाँ श्रमिक काम कर रहे हैं वहाँ की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं या जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो हेल्दी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वहाँ काम करके और श्रमिक जो है वो बीमार पड़ जाए। तो ये बात महत्वपूर्ण है। इसके बाद बारी आती है उद्देश्य की। चौथा उद्देश्य कारखानों में श्रम कल्याण की व्यवस्था को सुनिश्चित करना भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है कि किस प्रकार से लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज़, श्रम कल्याण की जो गतिविधियां हैं उनको संपन्न किया जा सके। पांचवा उद्देश्य है कल कारखानों में काम करते समय श्रमिकों को दुर्घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करना। जब श्रमिक कल कारखानों में काम करते हैं तो ये स्वाभाविक है कि कई बार दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं। तो किस प्रकार इन दुर्घटनाओं को घटित होने से रोका जा सके, और यदि हो गई हैं तो किस प्रकार से जो क्षति है अथवा नुकसान है उसको कम किया जा सके। बारी आती है अगले उद्देश्य की। अगला उद्देश्य है कारखानों में जो काम करने वाले श्रमिक हैं जो कि खतरनाक प्रक्रियाओं से काम करते हैं, यानी कि जब श्रमिक काम करते हैं तो उन्हें बड़ी बड़ी मशीनों के साथ काम करना होता है या खतरनाक जो प्रक्रियाएं होती हैं वो संपन्न करनी होती हैं, तो उससे उनको किस प्रकार से उनको, उनके परिवार को और समाज को सुरक्षित किया जा सके। अगला उद्देश्य है कि कारखाना अधिनियम 1948 के जो प्रावधान हैं उनको लागू करने के लिए सरकार को शक्तियां और अधिकार प्रदान करना। सरकार जब कानून बना लेती है तो उसके बाद उस कानून को लागू करने के लिए सरकार कुछ विशिष्ट अधिकार और शक्तियां जो हैं वो लागू करती हैं या उनके माध्यम से कार्य संपन्न करवाती हैं। तो यह भी इसका एक उद्देश्य था। इस प्रकार ये जो 7 उद्देश्य हैं ये सामान्य उद्देश्यों के रूप में इस अधिनियम का जो मूल इसकी जो प्रकृति है उसको हमारे सामने स्पष्ट करती है। अब हम बात करते हैं इस अधिनियम के विस्तार की और यह कहाँ तक लागू होता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं यह बता दूं कि यह अधिनियम सन 1970 से संपूर्ण भारत पर लागू होता है। यह अधिनियम उन सभी कारखानों पर लागू होता है जो कि इस अधिनियम का मतलब कारखाना अधिनियम। तो कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत जो कारखाना शब्द की परिभाषा में आते हैं, कारखाना मतलब फैक्ट्री, तो इस अधिनियम में कारखाना शब्द की एक परिभाषा दी गई है। तो उस परिभाषा में जो कारखाने आते हैं
उन सब पर यह लागू होता है। यह अधिनियम केंद्रीय तथा राज्य सरकार के अधीन जो काम करने वाले जो कारखाने हैं उन सब पर लागू होता है, जब तक कि उनमें से किसी कारखाने को विशिष्ट रूप से इस अधिनियम के क्षेत्र से बाहर न कर दिया हो। कई बार केंद्रीय अथवा राज्य सरकार कुछ कल कारखानों को इस अधिनियम के दायरे से विशिष्ट रूप से बाहर भी कर देती है या कर सकती है, ये उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ऐसी स्थिति में फिर इस पर वो कारखाना अधिनियम लागू नहीं होगा। तो इस अधिनियम के जो समस्त प्रावधान हैं या इस अधिनियम में या इस कानून में जो भी प्रावधान है, मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि अधिनियम यानी कि एक्ट या लॉ या कानून जो है ये सब मिलते जुलते शब्द हैं। यहाँ आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। कारखाना अधिनियम या कारखाना कानून है ना, या जो कारखाना या फैक्ट्री में काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनसे संबंधित कानून, यह कानून मिलते जुलते शब्दों के रूप में और आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग नामों से कई बार लिखा हुआ मिल सकता है। तो यहाँ आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। तो हम बात कर रहे थे इस अधिनियम के विस्तार की। इस अधिनियम के प्रावधानों का लाभ यानी इसमें जो प्रोविजंस दिए गए हैं उन सभी प्रोविजंस का लाभ उन सभी श्रमिकों को मिलता है जो कि इस अधिनियम के अधीन श्रमिक अथवा वर्कर के रूप में परिभाषित किए गए हैं। यानी कि इस अधिनियम में कारखाना शब्द की भी परिभाषा दी गई है, इस अधिनियम में श्रमिक या वर्कर शब्द की भी परिभाषा दी गई है। तो जो परिभाषा या डेफिनेशन है वो बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो हम आगे उनकी चर्चा करेंगे। एक बात और आपको ध्यान में रखनी आवश्यक है कि यह अधिनियम उन सभी प्रतिष्ठानों पर भी लागू होता है, यानी जो वर्कशॉप्स होते हैं या जहाँ काम होता है या दुकानें होती हैं, दुकानों से यहाँ तात्पर्य उन प्रतिष्ठानों से है जिन पर लागू करने की अधिसूचना समुचित सरकार ने जारी कर दी है। समुचित सरकार का मतलब यहाँ केंद्रीय अथवा राज्य सरकार से आशय है। तो समुचित सरकार यानी कि केंद्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा जब कोई अधिसूचना यानी कि एक तरह का नोटिस जो है वो जारी कर दिया जाता है, चाहे उसमें 10 या 20 जैसी भी स्थिति हो से कम श्रमिक ही नियुक्त क्यों न हो। तो ये एक विशिष्ट परिस्थिति है। इसको भी आप समझने के लिए जो आपके पास बुक्स यदि अवेलेबल है तो एक बार आप उसको देख लें तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपके। और फिर भी यदि आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है तो आप इस वीडियो के इनबॉक्स में कमेंट करके अपनी क्वेरी जो है वो डाल सकते हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि यह अधिनियम उन सभी श्रमिकों पर लागू होता है जो कारखानों में कार्यरत हैं। यहाँ अब हम चर्चा करेंगे कारखाना या जो फैक्ट्री है उसकी परिभाषा की। तो कारखाना अधिनियम की धारा 2 यानी कि सेक्शन 2 सब सेक्शन है M। तो इस अधिनियम की धारा 2M में कारखाना शब्द की परिभाषा दी गई है। यह परिभाषा क्या है इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। इस परिभाषा में 2 भाग दिए गए हैं, यानी इसको 2 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है उसके अनुसार जहां 10 या अधिक श्रमिक कार्य करते हैं अथवा पिछले 12 महीनों की अवधि में यानी गत 1 वर्ष की अवधि में किसी भी दिन कार्य करते रहे हैं, यानी कि 10 या अधिक श्रमिक कार्य करते हैं अथवा पिछले 1 साल की अवधि में किसी भी दिन कार्य करते रहे हैं, तथा शक्ति के उपयोग से, शक्ति का मतलब यहाँ पावर से है, यानी कि यहाँ पावर का मतलब कुछ इस प्रकार की मशीनें होती हैं जिनका उपयोग किया जाता है। तो शक्ति के उपयोग से निर्माण की प्रक्रिया यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पूरी की जाती है या निर्माण की प्रक्रिया की जा रही है अथवा सामान्यतः की जाती है। तो एक बार इसको आप फिर से सुन लीजिए कि जहाँ 10 या उससे अधिक श्रमिक कार्य करते हैं, यहाँ 10 का मतलब न्यूनतम 10 है, तो जहाँ न्यूनतम 10 या अधिक या उससे अधिक श्रमिक कार्य करते हैं अथवा पिछले 1 वर्ष की अवधि में किसी भी दिन कार्य करते रहे हैं तथा उसके किसी भी भाग में शक्ति के उपयोग से यदि निर्माण प्रक्रिया संचालित की जा रही है अथवा सामान्य रूप से की जाती है। तो एक तो ये भाग है। दूसरा भाग है कि जहाँ 20 या अधिक श्रमिक कार्य करते हैं अथवा पिछले 1 साल की अवधि में किसी भी दिन कार्य करते रहे हैं तथा उसके परिसर या परिधि के किसी भी भाग में। अब आप यहाँ ये अंतर सामने आता है कि जो पहला भाग था इस परिभाषा का उसमें ये लिखा था कि उसके किसी भी भाग में, और यहाँ ये बात लिखी गई है कि
उसके परिसर या परिधि के किसी भी भाग में बिना शक्ति के उपयोग किए ही निर्माण प्रक्रिया की जा रही है अथवा सामान्यतः की जाती है। तो जब शक्ति का उपयोग होता है तो न्यूनतम संख्या 10 है, और जब शक्ति का उपयोग नहीं होता है तो न्यूनतम संख्या 20 है। यहाँ शक्ति का मतलब पावर से है। तो ये इसकी परिभाषा में को हम दो भागों में देख सकते हैं कि जहाँ 10 या 10 से अधिक श्रमिक काम करते हैं और शक्ति का उपयोग होता है तो कंडीशन अलग है, और जहाँ 20 या 20 से अधिक